बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज मैं आपको मौजू के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक नहायत ही अहम और बड़े ही मालूमाती मौजू पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप अगर कराची में रहते हैं तो आपने ये जुमला लाजमी सुना होगा कि अब कराची में गर्मी जो है वो हर साल पहले की निस्बत बढ़ती जा रही। पहले भी गर्मी हुआ करती थी मगर आहिस्ता 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 गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो जो माहिर माहौलियात हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे मुल्क में इसी तरह जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम जो है वो थोड़ा सा पहले की निस्बत गुज़श्ता सालों की निस्बत जो है मुख्तलिफ होता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? अलग अलग इसकी वजूहात बयान की जाती हैं। कोई कहता है कि जो ग्रोथ है जो सिटीज़ की वो वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, शहर जो है वो इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। हम अगर ख़ुद भी देखें तो अपने घरों में अगर आपको इस गर्मी से बचना है तो सिवाय एसी के कोई हल नहीं है इसका। हमें लगता है कि एसी लगाएंगे तो ही इस गर्मी का मुकाबला कर पाएंगे। और वो भी तो दौर था जब बग़ैर एसी के ही इन्हीं शहरों में लोग रहा करते थे और वक्त गुजर रहा था। ये अचानक से इतनी गर्मी की शिद्दत क्यों बढ़ती जा रही है? और अगर ये ऐसे ही रही तो आइंदा सालों में, आइंदा कुछ दहाइयों में तो मामला बिल्कुल और तरफ जा चुका होगा। तो आज हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस मुश्किल को मतलब काबू किया जा सकता है और हम सब मिल के इरादा करके कुछ एक जो चेंज है वो लेके आ सकते हैं इस बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत के हवाले से। तो इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त दिया है। हमारे साथ हैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं शहजाद कुरैशी साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर देखिए, जो एक आम बंदे के जहन में जो ख्यालात आते हैं कि इस वजह से गर्मी बढ़ रही है या ग्रोथ की वजह से, बेहंगम जो है वो तामीर की वजह से, या बहुत ज़्यादा एसी लगाने की वजह से, आई डोंट नो, तो आपकी क्या राय है क्यों गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है? देखिए, ये तो अब कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रह गया है कि जी प्लैनेट ओवरऑल जो हमारी दुनिया है उसका एवरेज टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। ओके, ठीक है। और वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो इंसानों ने तरक्की के नाम पे हमने बहुत सारी जो गलतियाँ 200 साल में की हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल बर्न कर करके हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी हैं, जिसकी जो डायरेक्ट लिंक करती हैं एक एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे वो जो बैलेंस था वेदर का बैलेंस ऑफ द होल प्लैनेट वो टिप हो गया है या वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो चुका है। ओके। अभी भी अब प्रेडिक्शंस ये हैं कि अगले 10 साल और उसके बाद अगले 30 साल तक यानी 2050 तक अगर आप फौरी तौर पे अपने जिस डगर पे हम चल रहे हैं, जिस तरीके से हम ज़िंदा हैं इस प्लैनेट पे, जितना एक्सप्लॉइट करते हैं हम यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, बग़ैर ये सोचे समझे कि हमें एक बैलेंस के साथ ज़िंदा रहना है इसी प्लैनेट के ऊपर जिस तरह बाकी सारी स्पीशीज़ रहा करती थी, तो हम ये प्लैनेट रहने के लायक नहीं रहेगा। प्लैनेट अपनी जगह मौजूद रहेगा, प्लैनेट की लाइफ को कुछ नहीं होने वाला, बट होगा ये कि उस पर जो बसने वाली स्पीशीज़ हैं, जिसमें से इंसान ख़ुद एक स्पीशी है जो कि बसती है बाकी तकरीबन 8 मिलियन दूसरी स्पीशीज़ के साथ, तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। पूरी बनी नौ इंसान जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतने तूफ़ान आएंगे, इतनी खुराक का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इस तमाम ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस प्लैनेट की सिर्फ ये नहीं है कि हमारा एसी ज़्यादा चलेगा, वो एसी आपको बचा नहीं सकेगा बहुत अरसे तक। एसी भी चलेगा अगर बिजली होगी, तो अभी जो बिजली की सूरत है बिजली पैदा करनी है। बिजली पैदा करने के लिए अगर आप वही रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे जो आपने 200 साल में की, यानी तेल जला रहे हैं आप और कोयला जला रहे हैं आप, जिसकी वजह से हवा में इतना कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ गया है और दूसरी गैसेस जो हैं वो आपने
हवा में जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। सर जिस तरह एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जंगलात के काटने से, जंगलात के ना होने की वजह से भी जो दर्जा हरारत है ये बदलता जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? बहुत बड़ी वजह है ये एक क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च और एक तरीके से काउंटिंग एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू की गई है भी रिसेंटली, तो नंबर इसके जी आज से 300 साल पहले तक प्लैनेट के ऊपर तकरीबन 6 ट्रिलियन दरख्त हुआ करते थे। अच्छा, ठीक है, 6 खरब दरख्त। पिछले 300 सालों के अंदर तकरीबन आधे से ज़्यादा वो हमने काट दिया। ओहो। तो अब 3 ट्रिलियन दरख्त का एक नेट एस्टिमेट है कि जी वो मौजूद है इस वक्त। दरख्त जो हैं वो एक्चुअली लाइफ को बैलेंस करते हैं पूरे प्लैनेट के ऊपर। दरख्त से ही लोग अटैच हैं, दरख्त से ही और बहुत सारी स्पीशीज़ अटैच हैं, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे भी जो है ना वो मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट कीड़े और मकोड़े जो बसते हैं, वो सारे के सारे दरख्तों से अटैच हैं। ये एक साइकिल, जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। सो दे आर द एंकर्स ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। एंकर्स मतलब ये है कि अगर वो हैं तो उसके आसपास वो लाइफ चलेगी, वरना वो रुक जाएगी। तो वो हमने वो आधे से ज़्यादा रिमूव कर दिया है। उसकी लकड़ी हमने इस्तेमाल कर ली, हमने उसको काट के वहाँ पे क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी हैं, और एक्चुअली हमें उतनी जगह की ज़रूरत नहीं है क्रॉप्स उगाने की। जो हम फूड पैदा करते हैं वो ज़्यादातर इसलिए पैदा करते हैं कि उससे हम जानवरों की खुराक पैदा कर रहे होते हैं, तो वो फॉडर बनता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल कॉर्न बहुत पैदा किया जाता है या सोयाबीन बहुत पैदा किया जाता है ताकि उसको खिलाया जा सके जानवरों को। तो वहाँ से बीफ, जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग जिसे हम कहते हैं ना, ऑफ एनिमल्स। अच्छा, तो आपकी इतनी रिसर्च है, इतनी इस हवाले से आप काम कर रहे हैं, तो आपके जहन में इसका क्या हल क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा किया जाए तो इन सारे चैलेंजेस से निपटा जा सकता है? कुछ ऐसा रास्ता नज़र आया आपको? बहुत बड़ा टास्क है एक्चुअली। पूरी दुनिया इस बारे में परेशान है, बट परेशान ज़्यादा है, काम कम कर रही है। फौरी तौर पे ऑब्वियसली हमें अपने एमिशंस कंट्रोल करने हैं, पहला काम तो ये है। अच्छा। ठीक है ना, यानी तेल जलाना बंद करना है, तेल निकालना बंद करना है, तेल जलाना बंद करना है, कोयला निकालना बंद कर देना है, कोयला जलाना बंद कर देना है। तो एक तो ये कंप्लीट अक्रॉस द बोर्ड जिसे कहते हैं ना, हमें रोकना है। उस पावर चाहिए लेकिन जिंदा रहने के लिए, अब ठीक है ना, वी आर अ पावर एडिक्टेड रेस नाउ। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड पावर। तो पावर के लिए जो दूसरे नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको फौरी तौर पे इतना स्केल अप कर देना है कि हमें उनकी ज़रूरत फॉसिल फ्यूल की ख़त्म हो जाए। तो ये तो क्रिटिकल तरीन काम जो है ना वो ये है। दूसरा ज़ाहिर ये है कि जी जो दरख्त यहाँ रहा करते थे वो वापस रिस्टोर किए जाएं, बिकॉज उनसे पूरा इकोसिस्टम अटैच हुआ हुआ है। सर मैं माजरत चाहता हूँ, जी हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है ज़रूर। मगर आपने 2 पॉइंट्स बताए। एक आपने कहा है कि हमें तेल जलाना और कोयला जलाना जो है ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वाकई इस ग्लोब से प्यार करते हैं तो। और दूसरा हमने दरख्त लगाने हैं, बहुत सारे, है ना। ये 2 चीज़, क्या इसके अलावा और भी रीज़न हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम इन पे बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ शहजाद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं माहौल के हवाले से, दर्जा हरारत के बढ़ने या मुसलसल गुज़श्ता सालों और गुज़श्ता दहाइयों की निस्बत बदलने के हवाले से। और वक्फे से पहले हम जिस जगह पे बात कर रहे थे वो ये थी कि जो हमारा किरदार है, जो हमारा एक इंसान का रोल है इस दुनिया को पहले की तरह खूबसूरत, महफूज बनाने के लिए, वो ये था कि हमने तेल और कोयला जलाने से हम इज्तनाब करना है और दूसरी चीज़ दरख्त लगाने। ये तजवीज़ तो है मगर अभी हम और भी वजूहात सुनते हैं और फिर इस पे बात करेंगे कि ये मुमकिन किस हद तक है और कैसे। तो आपने कहा जी तेल और
ये कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसें हम यहाँ फिजा में वो बड़ी आसानी से छोड़े जा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा कुछ होता जा रहा है। और दूसरा आपने कहा कि दरख्त जो हैं वो लगाने हैं हमें, और कौन कौन सी वजूहत? सो दो कोर वजूहत जो हैं ज़ाहिर यही हैं कि एक तो, और तीसरा ये कि एग्रीकल्चर की वजह से हम बेशुमार केमिकल और फर्टिलाइज़र और आर्टिफिशियल मीन्स की तरफ हमने कोशिश की है कि जी उन क्रॉप्स को पैदा किया जाए जो हमारे लिए खुराक पैदा करे। अच्छा, खुराक का मसला ये है कि पूरी दुनिया का अगर आप क्यूमुलेटिव वो लें तो वो हम अपनी ज़रूरत से कोई 4 गुना ज़्यादा खुराक पैदा करते हैं ऑलरेडी। अच्छा, वो जो ज़्यादा खुराक है वो ज़ाय हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है, बैलेंसेस नहीं है उसके अंदर कि वो कहाँ इस्तेमाल होनी है और कैसे इस्तेमाल होनी है और सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल हो जाए। तो वो जो खुराक हम, या तो वेजिटेबल फ्रेश प्रोड्यूस हो गई या ग्रेन्स हो गई, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉपसाइडेड है। तो उसकी वजह से हम बहुत सारी खुराक ज़ाय करते हैं और फिर और पैदा करने की कोशिश और पैदा करने की, उसके लिए फिर हम बहुत सारी जंगलात भी काट रहे हैं और जगह को भी साफ़ कर रहे हैं, फिर उसमें बहुत सारा केमिकल और फर्टिलाइज़र और वो सारी चीज़ें डाल के कोशिश करते हैं कि तेज़ उसको मसनूई तरीके से उसको तेज़ करें। ये तीनों प्रैक्टिसेस छोड़ के ज़ाहिर है इसको रिवर्स करना है हमें, ठीक है, और इसके सोल्यूशंस ढूंढते जाने हैं। सोल्यूशंस मौजूद हैं, उनको स्केल करने की अब ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ये आज नहीं, पिछले 50 साल से डिस्कशन है, नॉलेज है सबको कि ये हो रहा है, होने जा रहा है, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं करना है। थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, अपने डिस्कम्फर्ट जो है वो हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। तो वो इस वजह से ये चले ही जा रहा है, ये मामला चले ही चला जा रहा है। और अनलेस अनटिल जब आपके ऊपर कोई ना कोई उसकी आफत आएगी या कोई ना कोई उसका कोई रिपरकशन होगा, तभी आपको नज़र आएगा। इस दफ़ा सारी दुनिया में आप हर साल की, अब ये तो स्टैंडर्ड न्यूज़ है ना कि जी कितने जंगलात में आग लग गई है, सारा वक्त लोगों के, अब शहर पूरे जलना शुरू हो गए, सैलाब आ गए, हर तरफ शहरों में आ गए, वो प्रॉपर्टियों को सबको डैमेज कर दिया। कहत साली का मसला जो है वो शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ वेदर एक्सट्रीम्स, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये तमाम ये हालात जो हैं वो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर देंगे। मगर ये माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो हमें अपना असर दिखाना शुरू हो गई हैं। जैसा कि पाकिस्तान में देखें तो हम कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि हमारे यहाँ बारिशें नहीं हो रही, बारिशें होना रुक गई हैं, पानी का क्या होगा, अगले कुछ साल बाद हमारा क्या होगा। आपके सामने वो डैम वाली जब सूरत हाल बनी तो उन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ था। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी सी मेरा ख्याल बारिशों के हवाले से हमारी कुछ बेहतरी आई। उस पानी का भी हम जिस तरह गलत इस्तेमाल करके उन बारिशों को मतलब ऐसा करते हैं जैसे कभी हुई नहीं थी, तो वो एक अलग बात है। बारिशें जो है ना वो तो एक नेचुरल साइकिल है, वो रहेगा और वो साइकिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। साइकिल की एक्सट्रीम्स हो जाएंगी दरख्तों की वजह से नहीं, अब जो ओवरऑल माहौल या टेम्परेचर बढ़ चुका है उसकी वजह से वेदर की एक्सट्रीम शुरू हो जाएंगी। तो बारिश होगी लेकिन बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। तो वो ये होगा कि सैलाब हो जाएगा, पानी तो इवेंचुअली गिरेगा, जमा होगा, बह के समंदर की तरफ चला जाएगा। वो एक नेचुरल साइकिल है, उसका वो पूरा करेगा। लेकिन एक साथ बहुत सारा पानी कहीं जमा हो जाएगा तो वहाँ सैलाब हो जाएगा। तो जो चीज़ें आसपास होंगी वो डूब जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। अगर ये खेतों में हो जाए तो खेत वो तबाह हो जाती है, खुराक तबाह हो जाती है, फसलें तबाह हो जाती हैं। शहरों में हो जाए तो शहर डूब जाते हैं। तो ये एक्सट्रीम्स तो सिर्फ बढ़ेंगी अब आगे, ठीक है, ये कम नहीं होने वाली। तो हल क्या है इसका भाई? ना तो मैं पेट्रोल इस्तेमाल करना छोड़ सकता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी चलती है उससे, सही है, बिल्कुल ठीक है, और मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, मैं वहाँ दरख्त भी नहीं लगा सकता। मैं एक इंसान अगर कुछ करना चाहूँ तो मेरे पास क्या वो रास्ता है जो आप मुझे दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, एक हम ज़ाहिर ये पूरी दुनिया, हर मुल्क, हर बंदे ने, हर गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लेना और इस पर बातचीत पिछले 15-20 साल से ज़्यादा शुरू हुई हुई है। कई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस और वो बन चुके हैं, फोरम्स बन चुके हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, बट बने हुए हैं, बातचीत हो रही है, मुसलसल हो रही है, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स भी हो रहे हैं। हमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन मुल्कों में शामिल है जिसको सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी अभी क्लाइमेट उसकी वजह से। अच्छा, 10 वो मुल्क जिनको सबसे ज़्यादा, जिनकी पिटाई होने वाली है,
बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, उसमें पाकिस्तान शामिल है। ना करें, ऐसे ना करें। ठीक है ना, नहीं सुबह वो सुबह डरा फैक्ट रहे है, हैं। ये तो कोई ऐसी अच्छा। हाँ जी, आप तैयार रहें। तो ये जो हमने पता नहीं वो अरबों दरख्त लगाए हैं वो और उसका एक हल है, वन ऑफ द वेज टू फिक्स इट, ठीक है ना। अपनी बचत करना चाहते हैं हम, बचत ये है कि जी फौरी तौर पे एक तो दरख्त एक्चुअली बहुत सारे इन मसाइल का हल है उसके अंदर। तो दरख्तों से अपने आप को घेर लेना या दरख्तों को रिस्टोर कर लेना, वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम तरीन काम है। आपने कहा कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से, तब्दीलियों की वजह से मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बहुत पिटाई होने वाली है। मुझे इस बात से डर लग रहा है। एक वक्फा ले रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं, तो फिर आप बताइएगा कि हम किस तरह अपने आप को इस पिटाई से बचा सकते हैं। ज़रूर। ठीक है, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जो दिन में एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद कुरैशी साहब, जिनसे हम माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बात कर रहे हैं और इस हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपना किरदार अदा करते हुए इन तब्दीलियों ये जो शिद्दत है उसको रोक सकते हैं और आने वाले वक्त में इसके असरात से बच सकते हैं। तो शहजाद कुरैशी साहब, आपने कहा कि हमें दरख्त वगैरह जो है वो लगाने हैं और इसी में ही इसका हल है। और सवाल ये उठ रहा था कि जैसे मैं एक कराची का शहरी हूँ, मैं पेट्रोल जो है वो मैं ख़र्च करूँगा, तेल खर्च करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब गुज़रती है उसके साथ, और दरख्त मैं अपने अपार्टमेंट पे लगा नहीं सकता। तो क्या हल है इंडिविजुअल एक शहरी के लिए, और रियासतों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, जो हुक्मरान हैं हुकूमतों के ऊपर क्या जिम्मेदारी? तो जैसे हमने बात की कि हम पूरी दुनिया की क्लाइमेट को अकेले हैंडल नहीं कर सकते, उसमें हमारा रोल बहुत कम है। वैसे भी हमारी इमिशंस जो है वो दुनिया में बहुत कम है पाकिस्तान की, बिकॉज उस तरीके से हमने काम ही नहीं वहाँ पे हुआ, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसी नहीं हुई, और तो उस तरफ से तो रोल हमारा वैसे कम है। उसको फिक्स करने के लिए भी बड़े तमाम मुल्कों को अपने अपने आदात ठीक करने हैं, अपने इमिशंस कंट्रोल करने हैं। हमें माइक्रो अपनी माहौल को कैसे फिक्स करना है या कितना बफर क्रिएट करना है जो आफतें आने वाली हैं। वो अब जंगलात तो हमने अपने भी काट दिए हैं सारे ना, तो उसके जो असरात लोकल हैं वो तो होंगे ही होंगे। हवा ख़राब होगी, लाहौर आपको पता है कि 2-3 महीने वहाँ सांस लोगों के लेने के लायक हवा नहीं रहती है। ठीक है, अभी आने लगा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होगा उसमें एमिशन जो है वहाँ हवा नहीं सही चल रही होती है, तो वो इतना ज़्यादा वहाँ स्मॉग क्रिएट हो जाता है कि आप सांस नहीं ले सकते हैं। सही है। कराची वाले बच जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ तेज़ हवा मिल जाती है, ब्रीज मिल जाती है उनको, तो वो आगे चला जाता है। वो भी अब यहाँ भी परसिस्टेंटली यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है। लोग नंबर्स नहीं देखते हैं उसके, देर आर ऐप्स, देर आर नंबर्स अवेलेबल जो आपको मुसलसल बता रहे हैं कि ये हवा जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है, आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान के शहरों का नाम आना शुरू हो गया है। अब बताएं कि आगे हमें क्या तो इलाज करना इसका क्या है? तो लोकल इलाज ये है कि देखिए दरख्तों की में एक बेशुमार सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जो मसाइल हमने अपने लिए खड़े कर लिए हैं। ठीक है ना, इकोसिस्टम जो हमने अपना बर्बाद कर लिया है, बाकी स्पीशीज़ के घर हमने बर्बाद कर दिए हैं। हमें अपनी नेटिव स्पीशीज़ लगा के हमें फौरी तौर पे यहाँ पे जितने ज़्यादा दरख्तों में अपने आप को घेर सकते हैं वो ज़रूरी है। ठीक है, तो आबादियों के अंदर ख़ास तौर पे दरख्तों का होना जो है वो क्रिटिकल है, बिकॉज वो बेशुमार फ़वाइद जो है ना प्रोवाइड करता है। एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है सर, देखें दरख्त जो है वो अगर आज दरख्त लगाते हैं, वो मतलब दरख्त तो लगाया नहीं जाता, लगाए तो पौधे जाते हैं, और पौधे को दरख्त बनते हुए हमारे अपने बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो वो कैसे मुमकिन है? फिर सबको कन्विंस करना है इस हवाले से। मुझे नहीं लगता कि हर शहरी ने ज़िंदगी में कोई एक दरख्त लगाया होगा। देखिए इस काम को उस तरीके से ही ग्लैमराइज करना है जिस तरह हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को लेके ग्लैमराइज कर देते हैं, और उसके ऊपर मीडिया भी हेल्प करता है, उसमें तमाम बड़े लोग बात भी करते हैं, और उसके ऊपर अमल भी हो रहा होता है, उसके ऊपर रिसोर्सेज भी डाल रहे होते हैं। तो ये वो काम है कि आज हम एक इमरजेंसी में खड़े हैं इस वक्त, एज ऑफ राइट नाउ। दरख्त आपने कहा उसको टाइम लगता है बड़े होने में, तो आज लगेगा तो वो किसी वक्त में बड़ा होगा। तो कोशिश अब इस वक्त जो हमारी जो पिछले 6 साल के एफर्ट के बाद अब यह है कि यार इसको शहरी पूरी स्केल के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ
दरख्त लगा दिए जाएं, लोगों को भी कन्विंस करें, इदारों को भी कन्विंस करें। ठीक है। और ये लोगों का खुद काम है कि जी वो आगे बढ़ के इदारों से को भी इसके लिए अकाउंटेबल ठहराएं कि यार ये काम हमें चाहिए, बिल्कुल सही। हमें अपने लिए चाहिए। अच्छा, जो ऐसे लोग जो जिनके इख्तियार में है कि वो इसके ऊपर काम कर सकें, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से का, आखिरी मैसेज? देखिए, बड़ा ज़रूरी है कि इसकी इमरजेंसी को समझते हुए हमें अपनी इस पे वसाइल लगाने हैं पीछे, ठीक है ना। अच्छा। हम भाग नहीं सकते कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। सीरियस इसको ले लें, इस पूरे अमल को, इस पूरे रिक्वायरमेंट को कि भाई आज ये दरख्त लग जाएंगे तो आज से 5, 6, 8 साल बाद जो है ना इस शहर की एक शक्ल होगी जो रहने के कुछ लायक होगा, वरना हम आफतों में इसी तरह घिरे रहेंगे। बिल्कुल तो वो सीरियस हो जाए इस बॉडाल। मैं तो एक सवाल लोगों से सिर्फ ये होता है कि जी आप सिर्फ ये सोच लें कि आपके बच्चे कहाँ रहेंगे और किस हाल में रह रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, आप तशरीफ़ लाए। और ये बात हकीकत है कि हम अपने बच्चों के लिए कौन सा माहौल और कौन सी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, और दरख्त लगाना है हमें, और उसी में ही बका है। दरख्त जिस तरह हम अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं, उनको इतना मजबूत करते हैं कि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें, दरख्त की भी कुछ अर्सा हमें केयर उसी तरह ही करनी है। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो बशीर फारूकी साहब हमारे साथ होंगे, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात की जाएगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जुमेरात का दिन है और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। जो हमारे न्यूज़ कैफ़े के नाजरीन हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ हमारे एक बड़े काबिल और पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताते चलूँ कि दोस्तों आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने सवालात जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। ये नीली पट्टी आपको नज़र आ रही है, इस पर नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप बिला झिझक कॉल करके अपना सवाल जो है वो प्रोग्राम में लिखवाएं, हम उस पर बात करेंगे। सवाल जो है वो इस्तिखारा से मुतल्लिक और रूहानी और शरई रहनुमाई से मुतल्लिक हो सकता है। दुनिया भर से लोग जो हैं वो बशीर फारूकी साहब से इस्तिखारा करवाते हैं, और आप भी इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सियासी तौर पे और हालात हाज़िरा के हवाले से आप हमेशा एक नज़र रखते हैं, और इस सैलानी वेलफेयर की हैसियत से और इंडिविजुअली भी आप अपने ज़ाती तौर पर भी आप अपना किरदार अदा करते रहते हैं। अभी हाल ही में पता चला कि 27 अगस्त को ये जो वाक़या हुआ था, एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, और हुकूमत ने उन लोगों को जो मुतासरीन थे उनके लिए कुछ अमदाद का ऐलान किया था। वो मुझे नहीं पता मिली है कि नहीं मिली, मगर ये मुझे पता चला है कि सैलानी ने शायद उनको बुला के कुछ उनकी मदद की है। उस बारे में तफसील से थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त के माह में जो ये हादसा हुआ था, तो जिस रात को हादसा हुआ था उस रात को रास्ते बंद थे। मैं उस इलाके में तो गया था, दूसरे दिन सुबह वहाँ चला गया मैं वहाँ पर, क्योंकि हमारी इखलाकी शरई ज़िम्मेदारी है कि हमारे पास उम्मत का पैसा मौजूद है, और अगर उम्मत तकलीफ़ में हो तो ना हमारे फ़र्ज़ कबूल है ना हमारी नेकी कबूल है। तो हमने फौरी तौर पर जो है ना अपनी टीम को भेजा कि हर घर में जाए, और उन घर, क्योंकि वो सब गरीब लोग थे, क्योंकि तनख्वाह उनकी थी 20,000 रुपये कुल, तो गरीबी हुए। और एक घर से 4 अफराद काम करते जिसमें 3 शहीद भी हो, अल्लाह अकबर। एक बाप के 4 बेटे, और चारों बेटे शादीशुदा थे। अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी दिन सेम डे अल्लाह की रहमत से उन लोगों की किफ़ालत, यानी घर का किराया, बच्चों की फ़ीस और खाने पीने का मामला उसी दिन से शुरू कर दिया था कि नहीं जो क्योंकि आपको पता था कि छोटे आदमी बड़े गरीब आदमी है, और इस वक्त कम अज़ कम जो है ना जो क़यामत टूटी है उस क़यामत का तो हम एक तिनके का भी करोड़ हिस्सा नहीं बन सकते जो क़यामत टूटी है। और एक इन 4 भाइयों की मैं कैफियत थी कि एक भाई के 3 बच्चे थे, चौथा बच्चा पेट में था, एक के 2 बच्चे थे, एक के 3 बच्चे थे, यानी कि 12-13 बच्चे जो ना बेचारे यतीम हो गए झटके से। और ये एक फैमिली की कहानी है। ये एक फैमिली की कहानी। एक वालिद साहब तो कहते हैं कि मुझे बस मौत आ जाए, मैं अब वो फैक्ट्री देखता हूँ तो कहता हूँ या तो फैक्ट्री जल जाए या मैं मर जाऊँ।
इस कदर हालात। बहरहाल हमने उनका काम उसी वक्त कर दिया था, तो अखबारात में मुसलसल आ रहा था कि इनकी मदद नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से साहिब नसीब लोगों से रब्ता किया और कल तकरीबन निस्फ करोड़ रुपए हमने इनमें बांट तकसीम कर दिए, 4-4 लाख रुपए हर एक। ये असल में हमारी अखलाक की जिम्मेदारी है। हमने इस्लाम पढ़ा है, इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो और तुम मतलब यानी कि नमाज़ें पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, तो तुम्हारी वो नेकियां जो हैं अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचेंगी, यानी कि तुम्हारी इबादत तुम पर फ़र्ज तो कायम रहेगा। तो हमें इसका एहसास हमेशा रहना चाहिए कि हमारा पड़ोसी भूखा और हम खा रहे हो, तो ये हमारी कोई इबादत जो है अल्लाह की बारगाह में मबरूर नहीं है। तो ये हम पर फ़र्ज़ बनता है सैलानी मुल्क पर, सैलानी के पास अल्लाह ताला ने असबाब दिए, लोग दिए, हम ऐसे मामलात में गाफिल रहना नहीं चाहते। ये हमारी तमन्ना है। वो अलग बात है कि हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम भी इंसान हैं, लेकिन तमन्ना यही है कि अगर सैलानी के पास खाना मौजूद है और कोई भूखा है तो हरगिज़ जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपका इदारा जो है वो बेशक पाकिस्तान में सबसे बड़े फलाही इदारों में शुमार होता है, और इसके बावजूद जो एक प्राइवेट इदारा होता है उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी रियासत की रीच होती है। ज़्यादा दर्जनों से सैकड़ों और हज़ारों लोगों को या चलो लाखों लोगों को मैक्सिमम एक इदारा जो है वो सहूलत फराहम कर सकता है, मगर रियासत के इख्तियार में होता है कि वो करोड़ों लोगों तक जो है वो पहुँच सके। सर ऐसे ही है ना? तो फिर भी आपकी जो कोशिशें हैं वो उनको सैल्यूट पेश करते हैं हम, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो। ओके, या तो आप कॉल करके भूल गए मिला के, या फिर हमारे यहाँ कोई मसला है। तो खैर वो दूसरी कॉल पे पता चल जाएगा क्या है। तो आप कॉल करिए, कॉल के लिए आपको यहाँ पे नंबर नज़र आएगा। भाई ये जो आज चीफ जस्टिस ने जो पैगाम दिया है सिंध के लिए, बहुत दुख होता है कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि पूरा कराची कचरे से भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चे मरे, कुछ होने वाला नहीं है। हुकूमत को, सिंध हुकूमत को हर साल अरबों मिलते हैं, फिर भी पैसे नहीं, शर्म आनी चाहिए। तो जनाब गुलजार साहब माशाल्लाह आप समझते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक़ कराची से है। सही सही। कराची शहर जो है ये हमारा ड्राइंग रूम है। आप जब शहर में जाएं तो ड्राइंग रूम जो है ना वो लगता है कचरा कुंडी। आप सब कुछ कर सकते हैं साहब, मेहरबानी फरमा कर वाकई कुछ करें। देखिए पाकिस्तान के दूसरे शहर भी तो है ना, सैलानी कराची से लेकर खैबर तक काम कर रहा है, मैं पूरे पाकिस्तान जाता हूँ, मगर अच्छा पाकिस्तान के दूसरे शहर हमसे कई गुना अच्छे हैं सफाई के लिहाज से। नहीं, बहुत सफाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ों के बाद इस हिसाब से भी। ठीक। तो मतलब आप कोई भरपूर एक्शन लेना, बड़ा एक्शन, जिससे लगे कि आप तकरीबन बरसों से इस बात का इकरार कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। आज तो अखबार सबसे बड़ी खबर है, वैसे भी बहुत सी बात। चीफ साहब आप कुछ करें। देखें हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। नहीं, हमारा शहर दुनिया का एक इंटरनेशनल सिटी भी है। दुनिया से लोग, पाकिस्तानी लोग 5 साल बाद आ रहे हैं, कुछ 4 साल बाद अमेरिका, वो आते हैं एयरपोर्ट पर जैसे आते हैं ना, तो एयरपोर्ट के बाहर ही जो ग्रीन बेल्ट है वो उजड़ गया है। यानी एयरपोर्ट के बाद जैसे ही इशारा शुरू होती है, इस रोड की हालत देखो तो बस अल्लाह की पनाह, पूरी जगह जगह चौकिंग की हुई है, रास्ते टूटे हुए, और पूरी स्ट्रीट लाइट अंधेरा रात को। मैं तो अक्सर रात को आता हूँ, मेरा सफ़र बहुत होता है, तो जब भी आया हूँ मैं पूरे मतलब यानी कि शारे फजल पर अंधेरा अंधेरा। और तो ये क्या है सर, आप कुछ करें ना सर, हाथ जोड़ कर सर कुछ करें सर, कुछ करें। कराची के साथ जो कुछ हुआ है आप तो हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम तो यकीन, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं शारे फैसल पर आंसुओं से रोया हूँ, आंसुओं से। जब मैं कराची पहुँचा हूँ मैं आंसुओं से रोया हूँ कि मेरे मौला मेरे शहर के साथ क्यों इतना जुल्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा जब ये सब ठीक हो जाएगा। और वाकई चीफ जस्टिस साहब जिनसे आपने अपील की है, और वो सारे बा-इख्तियार हजरात जो हैं वो इस पे तवज्जो दें, संजीदगी दिखाएं, तो क्यों नहीं वो
अच्छे दिन दूर कराची नहीं। पहले था ना, ये भी पहले तो कराची था ना। जी हाँ, उस दिन कॉलर आया, उन्होंने कहा हमें 1965 वाला कराची वापस कर दें। सर हम भी तो 65 से पहले पैदा हुए, हमने तो देखा है कराची क्या था सर, कराची क्या था। अल्लाह, कराची के साथ जो जुल्म हुआ है कम से कम पिछले 15 सालों में, 15-20 सालों में तो इंतहा हो गई। अल्लाह अकबर। ओके, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। अच्छा, कमाल, ये सदर साहब कराची के। हाँ, और इन सारे मसाइल को वो बड़ी बारीकी से जानते हैं। तो सदर साहब कराची के, सदर साहब कराची के, हैरान कुन बात नहीं है। इससे पहले ममनून साहब कराची के थे। जी 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 जी। कमाल है यार, हमारे सदर भी कराची के आते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह। अच्छा, वैसे एक और चीज़, बड़ी अहम चीज़ जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन उस बारे में बताएं। जिस तरह आपने जो मुतासरीन थे उस फैक्ट्री वाले जिनको सैलानी वेलफेयर ने उनकी मदद की, और भी जो जिसका कोई जो डोनर वगैरह होंगे, हाँ, जो अपने अपने हिसाब से लोगों ने किया होगा। मगर जब भी किसी के ऊपर कोई ऐसी तकलीफ आए तो उनको तो रियासत की जानिब देखना चाहिए, क्योंकि रियासत है जो सर पे शफकत का हाथ रखे फौरी तौर पे सबसे पहले कि हम हैं, तो ऐसा माहौल होना चाहिए ना। देखना नहीं, ये फर्ज है, फर्ज है रियासत पे, फर्ज है रियासत पे, इस्लामी फर्ज है, यानी कि कोई इखलाकी फर्ज नहीं है, ये इस्लामी फर्ज है। यानी जितने भी वतन के अंदर मामलात हैं, ये सब, जब उमर फरमाते रज़ी अल्लाह तआला कि कहाँ मदीना और कहाँ इराक, कहते हैं अगर फुरात, इराक में अगर फुरात पर कोई कुत्ता प्यासा रह गया या कोई बकरी का बच्चा प्यासा रह गया तो उमर से पूछा जाएगा। अल्लाह पे यार, सोचो तो यार, ये कितनी हैरान कुन बात है यार कि एक शख्स जो है ना, वो कम्युनिकेशन का दौर था, लेकिन देखिए क्या एहसास था कि अगर फुरात पर कुत्ता प्यासा रह गया तो जो है मतलब यानी कि उमर से पूछा जाएगा, ये एहसास था यार। तो अवाम की तकलीफ तरजीह क्यों नहीं रह गई? हज़रत उस्मान गनी एक मरतबा कहते हैं कि मैं एक मरतबा धूप के वक्त में अपने हुजरे में बैठा हुआ था, तो जंगल जैसा माहौल था। तो दूर से जो है ना बद्दू को मैंने देखा कि 2 ऊँट को पकड़ के ला रहा है, और लाते हुए ला रहा, तो मैंने कहा इतनी शदीद गर्मी है और इतनी मतलब धूल उड़ रही है। जब करीब आया ना तो देखा तो मेरा गोया कलेजा फटने लगा, वो उमर थे। मैंने कहा उमर ये क्या? कहा ये 2 ऊँट सत्य के थे, भाग गए थे, मैं इसको लेने चला गया। तो कहा उमर तेरी इतनी बड़ी सल्तनत, तेरे इतने खुदाम है, तेरे मैं इतने बड़ा मतलब मैंने कि वो जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, ये काम तुझे करना था, क्योंकि मैं सबसे बड़ा खादिम नहीं हूँ। इसी सोच की कमी है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, और दौरान वक्फा भी हम आपकी कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे। आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे पास कुछ सवालात जो हैं आ चुके हैं, बल्कि एक कॉलर जो है हमारे साथ होल्ड पे भी हैं। हम इनसे मतलब सवाल जान रहे थे, वो तकरीबन हमने पूछ लिया। हमारे साथ लाइन पे हैं अभी इमरान साहब? ठीक है, वो आपका इमरान साहब परेशान हो, आपका सवाल जो है वो हम तक पहुंच चुका है। ठीक है, हम आते हैं सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल था, एक खातून ने हमें गोजरा से कॉल किया। उन्होंने कहा कि उनका भाई है एक, हुसैन उनका नाम है, उनकी जो वालदा हैं वो उनको आर्मी का टेस्ट दिलवाना चाहती हैं, तो इस्तिखारा करके बताएं कि क्या आर्मी का शोबा इनके लिए बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसकी इजाज़त है, बिल्कुल ये टेस्ट दे दें। और बाकी इन्होंने अपनी वालदा का पूछा था। जी जी जी। तो उनके साथ कोई अमलियात वगैरह नहीं है। मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर जो है इस महीने का निसाब दिखा दिया जाए कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसका विर्द करें। हर नमाज के बाद पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की, और पूरे महीने में 3 रोज़े रखें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से सवाब भी अता फरमाएगा और हर मुश्किल हल हो जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, फिर हमें रिजवाना साहिबा ने कॉल किया कराची से। उन्होंने कहा कि वो घर ख़रीदना चाह रहे हैं। उन्होंने वो जो घर उन्हें मिल रहा है उसका नंबर भी बताया, उन्होंने कॉलोनी भी हमें बताई है, और क्या इस्तिखारा करके बताइए कि क्या ये बेहतर है, ये घर ख़रीद लिया जाए। जी, इस्तिखारे में इसकी इजाज़त है, ये घर ख़रीद ले, अल्लाह ताला आपको उसको बरकत अता फरमाए।
जब घर खरीदा करें तो उसमें फिर कुरान खानी भी किया करें, सरकार की मिलाद भी किया करें। सरकार की मिलाद के मायने ये है कि कुछ नात ख्वानी कर ले, क्योंकि रिवायतों में आता है कि जिस घर में मिलाद होती है उस घर में साल भर रहमतें बरसती हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर जहाँ कुरान पाक ख़त्म हो जाए तो किसी भी कोई भी 2-4 नातें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ ले, तो सरकार की नातें पढ़ना सरकार की मिलाद पढ़ने के बरकत की तरह है। बिल्कुल ठीक है। फिर हमें कॉल आती है इस्लामाबाद से तूबा साहिबा की। उन्होंने कहा कि उनके शौहर हैं, उनका नाम बताया उन्होंने कहा वो ऑस्ट्रेलिया में हैं और इस साल या अगले साल बना बनाया घर लेना उनके लिए बेहतर होगा, या उनको घर बनाना या घर में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो इनके लिए बेहतर है, या इंतज़ार करें? नहीं, इंतज़ार की इजाज़त नहीं है, इंतज़ार का कुछ नहीं आ रहा। इस्तिखार जवाब यार कि आप बना बनाया घर लें, बनवाए नहीं घर अच्छा। को, बना बनाया घर ले और अभी ले ले, कोई मसला नहीं है। अब 2 साल के बाद का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपकी गैब से इमदाद फरमाए। बिल्कुल ठीक है। इमरान अली साहब ने कराची से हमें रब्ता किया। उन्होंने कहा कि वो सरजानी में रहाइश पजीर थे, कुछ परेशानी की वजह से वो वहाँ से मूव हो गए, अब वो वापस कुछ इस हवाले से बात करना चाह इनका रहे कहना ये था कि इनका अपना घर तो था, कहीं ना कहीं है, औरंगी शायद है, तो कोई वजह से चले गए तो छोड़ के घर को, तो दोबारा अपने घर आना चाहते हैं। तो इस्तिखारे में जनाब आला इसकी इजाज़त है कि वो दोबारा घर आ जाए, मसला नहीं है। अच्छा देखिए इमरान, मसला ये है कि आप लोग कराची में रहते हैं ना, आप के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप आ जाया करें हमारे पास, और हम आपको क्या करते हैं कि हम आपको इस्तिखारा का तरीका भी देते हैं। अच्छा, एक तरीका तो वो जो रात को सोने का है, तो बाद उसमें 7 दिन तक इस्तिखारा करना होता है, 7 दिन तक। एक तरीका जो 1100 साल पुराना तरीका है, हज़रत इमाम समरकंदी अलैहिर्रहमान ने दिया है, खैर यरा व शर यरा वाली 2 आयतों का, वो 6 रकत का होता है। 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए काम खैर है या हमारे लिए काम शर है। तो मैंने तो आपको जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर बड़ा कोई मसला था जिसकी वजह से आपने अपना घर छोड़ा और औरंगी टाउन या जहाँ से भी छोड़कर अब सुरजानी गए, अब दोबारा वहाँ आना चाहते हैं, हमने तो आपको हाँ कह दिया, लेकिन अगर वैसा मसला है जिसमें आपका अभी तक वो है तज़-मज़हब का शिकार है, मखबत का शिकार है, तो मुझसे मिल लीजिएगा। ज़ोर की नमाज़ तो मैं वहीं पढ़ाता हूँ रोज़ाना। अच्छा, जुम्मे के दिन मैं कहीं और जगह पे होता हूँ, वैसे तो पूरा हफ्ता ज़ोर की नमाज़ में वहीं होता हूँ, तो आप ज़ोर की नमाज़ में आ जाएँ और फिर मुझसे मुलाकात करना चाहे तो मुलाकात कर ले, वरना इस्तिखारा तो काउंटर 24 घंटे खुला होता है, 24 घंटे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। मैं नुसरत बोल रही हूँ जी, मैं काफी देर रोड पे हूँ। नुदरत बात कर रही हैं, राइट? मानसेरा से। मानसेरा से, ठीक है जी। इसीलिए हमने आपकी कॉल ले ली है कि हमें पता चला कि आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। सवाल क्या आपका नुदरत जी? अल्लाह। हेलो हेलो जी जी, अपना सवाल बयान कीजिए। जी जी भाई साहब, मैं पहले भी बच्चे बात करती रहती हूँ आपसे अक्सर। जी जी भाई, आपका जी, मेरा सवाल ये है बच्चे कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है अपने बच्चों की वजह से। ठीक है, एक वजीफा ऐसा बताएं कि मेरे बच्चे जो है, जी जी, सवाल बयान कीजिए, हमें समझ आ रही है। ज्यादा बहुत बच्चियां, 2 बच्चियां बहुत तंग करती हैं। तो मैं हर वक्त नमाज पढ़ती हूँ, सबक पढ़ती हूँ, जो भी हाजी साहब मुझे बताते हैं मैं पढ़ती हूँ। मैं अक्सर फोन करती रहती हूँ आपके उसमें। तो अभी जो है तो मेरे जहनी तौर पे मैं परेशान हूँ। मुझे प्लीज कुछ ऐसा बताएं कहीं बच्चे कि मेरी जिंदगी जो है तो वो आसान हो जाए। ठीक है, एक तो अल्लाह से बंदा दुआ, बच्चा की दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, और ये माँ कितनी परेशान हुई बच्ची की वजह से। हाँ, क्या हैरान कुन बात है यार, क्या हो गया है औलाद को, क्या हो गया। कैसे बड़ा सदमा होता है यार, सारी ज़िंदगी बंदा औलाद मांगता है यार, किसी के औलाद ना हो शादी के बाद तो कितना बेचैन हो जाता है, लाखों रुपए खर्च कर देता है औलाद सब के कुछ लुटाने को तैयार होता है कि उसे औलाद जैसी नेमत जो है ना वो हासिल हो जाए। तो ठीक है, इस हवाले से जो है वो हम तफसील से ज़रूर बात करेंगे। आपका सवाल नुदरत जी हम तक पहुंच गया, और भी जितने भी हमारे कॉलर्स हैं वो दौरान वक्फ़ा हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, वैसे औलाद की वजह से जो मतलब माँ बाप को
देखें दुख होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो उसका हिसाब जाहिर सी बात है वो औलाद को ही कल को जाके देना है। तो उस बारे में थोड़ा सा बहुत बयान सारे कीजिए। गुनाहों की सज़ा मौखर कर दी जाती है, यानी अक्सर गुनाहों की सज़ा मौखर कर दी। अब देखो बड़े बड़े दहशतगर्द, बड़े बड़े तखरीबकार भी तबई मत मर जाते हैं, लेकिन ये जुर्म है ना माँ बाप को सताने का, ये जुर्म इतना भयानक जुर्म है, इतना भयानक जुर्म है कि इसके साथ दुनिया में मिलती है। ये तो आधे से करीब साबित है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जिनके माँ बाप हयात है ना, तो वो ये होश के नाखून ले लें कि माँ बाप का हयात होना ये बड़ी नेमत। हमारे हाथों से माँ बाप चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का करम है कि हर जुम्मे माँ बाप के पास जाते हैं हम लोग, उनकी कब्र में जाते हैं और इसके अलावा अपने माहाना अखराजात से तकरीबन आधे अखराजात जो हम जो कमाते हैं उसके आधे अखराजात माँ बाप की तरफ के लिए हर महीने खर्च कर देते हैं, सुभान अल्लाह। ताकि जो है ना कम से कम यार ये ऐसा हमारे पास से ये नेमत चली गई है, हम तो है। अब ज़ाहिर है हमारी उम्र 60-62 साल हो गई, माँ बाप कितना साथ रहेंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि माँ बाप की वजह से अगर मुझे कोई कहना क्या तुझे लोग जानते हैं बशीर, तो मैं कहूँगा मेरे माँ बाप का सदका है, बेशक बेशक उनकी बेशक। दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना तो मैं एक छोटा सा आदमी था और आज भी हूँ, आइंदा भी रहूँगा, लेकिन लोगों के नज़दीक बड़ा हो गया हूँ। तो मकसद कहने का है कि यार लोग माँ बाप को बहुत सताते हैं, क्या करें। हम भी देखते हैं हमारे पोते पोते नवासी अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। जो तंग करते हैं माँ बाप को बच्चे, जो तंग करते हैं। ठीक है, एक वक्फा है जी, वक्फे के दौरान हम आपके सवालात जो हैं वो फिर से शामिल करेंगे बजरिया कॉल, और एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद फिर से खुशामदीद, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। दौरान वक्फ़ा हमने कुछ सवालात और हमने शामिल किए हैं, और एक कॉल तो हमें वक्फे से पहले आई हुई थी। नुदरत साहिबा ने मानसेरा से हमें कॉल किया था। वो माँ बड़ी परेशान थी, हमारी बहन, और वो कह रही हैं कि मुझे बच्चियों ने बड़ा तंग किया हुआ, बच्चों की वजह से परेशान। तो ऐसी सूरत हाल में, जिन लोगों के घरों में ऐसी सूरत हाल है, वो क्योंकि बच्चे बड़े होकर भी तंग करते हैं, तो उनका तंग करने का थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है, ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो उसका रूहानी तौर पर आप क्या इलाज पेश करेंगे? घर छोड़ के चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। ओके, माँ बाप के लिए एक बड़ी, तो ख़ास करके बच्चियों का मामला तो इंतहाई भयानक होता है। और ज़ाहिर है कि जो माहौल मिल रहा है, देखिए बहुत बात तो बुरी लगेगी, को एजुकेशन जो है ना ये एक जहर है, जहर। और बदकिस्मती से अब इसको कोई बुरा समझता नहीं है। मैं पिछले कोर कमांडर्स हुमायूं साहब जो यहाँ थे सिंध के, इनसे मेरी 2 मुलाकातें हुई। तो आप जनरल हैं, आपने कहा मैंने अपने जो फ़ौज के स्कूल थे इसमें मैंने पोजीशन ख़त्म कर दी। अच्छा, नहीं कि वो जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही ऊंची सोच रखने वाले लोग, वो भी समझ गए कि को एजुकेशन ये लड़के और लड़कियों की ज़िंदगियों में जहर भर रहे हैं, जहर। खैर अब कोई माने ना माने, देखिए बहन, हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह से दुआ करें, आप भी, मैं भी दुआ करूं। और जो वजीफ़ा इसमें ने दिया है ना, ये वजीफ़ा मेरे आका ने ख़ुद हज़रत अली को दिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस वजीफ़े में बहुत असर है, बहुत असर है। एक तो मेहरबानी करके इस वजीफ़े को आप, अच्छा देखिए एक बात ज़हन में, यकीन पूरा ईमान है। तो आप इस बात के यकीन कर लें कि जब आप किसी से मजदूरी करवाती हैं तो उसको मजदूरी देती है नहीं देती? जो आपके घर में मासी काम के लिए आती है, या हम कहीं रक्शे वाले से रक्शे पर सफ़र करते हैं, उसके मजदूरी देते हैं ना। तो जब हम किसी की मजदूरी रोकना नहीं चाहते तो अल्लाह ताला हमारी मजदूरी कैसे रोकेगा? तो ये अल्लाह की ज़िक्र, अल्लाह की मजदूरी है। तो आप करती रहें। ये जो महीने का निसाब दिया है हमने माह सफ़र मुज़फ़्फ़र का, 100 मरतबा हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक के बारे में आता है कि जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह की मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला खुद डाल देता है। अब ये तो तुम्हारी औलादें हैं, तो कितना दिल में इनकी हमदर्दी आ जाएगी। और 3 रोज़े रखें तो इंशाअल्लाह बड़ा करम होगा, उससे कोई वजह नहीं।
ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी कॉल हमें आई नाहिद साहिबा की लाहौर से। इन्होंने इनके छोटे छोटे कोई 4 सवाल। एक सवाल इन्होंने कहा कि इनके 2 भाई एक बहन है, रिश्ते वाले आते हैं मगर कोई रिस्पांस नहीं आता। दूसरा इन्होंने ये कहा कि इनकी वालिदा की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो काफ़ी अरसा हो गया मगर अभी भी उनकी आंख में दर्द बाकी है। तीसरा इन्होंने ये कहा कि भाई हैं इनके, उन्होंने कहीं से पैसे लेने हैं और उनको वो जो पैसे वो नहीं मिल पा रहे हैं। चौथा इन्होंने कहा कि मैं ख़ुद भी माजूर हूँ, मेरी घुटने की हड्डी जो है उसकी परेशानी है, तो मुझे कुछ बताइए। चारों बातों के पीछे एक तो नोट करने की कोई वजह नहीं है, और हो सके तो सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर ख़त लिखकर आप मुझे ये चारों मसले भेजें, तो मैं आपको चारों मसलों का हल भी दूंगा और उनके लिए तावीज़ात भी दूंगा। और ख़ास करके शिफा के लिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान बेहतरीन दवा है, तो मैं कुरान पाक की 14 आयतें आपको भिजवाऊंगा जिसको पानी में घोल कर इस्तेमाल करने का तरीका लिखा होगा। तो एक तो ये अभी जो मैं आपको चारों बात का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि या गफूरो या रहीमो, या गफूरो या रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है। ये 2 अल्लाह के नाम नमाज के बाद 111 मरतबा ये आपकी बहनें और भाई पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगें। अवल आखिर 3-3 बार दूसरी पढ़ें। और हदीस पाक में कि जुमेरात का दिन हाजतों की पूरी होने का दिन है। ये आज ही का दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अता फरमाई थी। ये निकाह होने का दिन है, तो ये वजीफ़ा पढ़ें। और इसके अलावा आज की रात शब जुम्मा है। आका फरमाते हैं शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती। अहले कराची से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे पास आ जाया करें। इशा की नमाज़ हमारे यहाँ 7:55 पर है और वहाँ मेरे साथ इशा की नमाज़ पढ़ें। और लोग आते हैं, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, ख़वातीन के लिए अलग बैठक की जगह है। और इसके बाद हमारे साथ दुआ में शिरकत करें, क्योंकि हदीस पाक में कि शब जुमा कोई दुआ रद्द नहीं होती। और आप दुनिया भर में जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर, तो आपके लिए बड़ा आसान तरीका है, हमारे फेसबुक पेज पर आ जाइए और 8:20 पर यह सिलसिला शुरू हो जाएगा, 1.25 घंटा रहेगा। तो आप भी हमारे साथ दुआ में शरीक हो जाएंगे। दुनिया अमेरिका में लोग शामिल हो जाते हैं, तो दुनिया भर में लोग आमीन आमीन कह रहे होते हैं, उनमें आप भी शामिल हो जाएंगे। तो पहला वजीफ़ा तो आपने सुन लिया उसका, तो अगर हो सके तो आज रात को फेसबुक पर आ जाएगा, सैलानी के फेसबुक पर, ठीक है, SAYLANI, सैलानी का जो स्पेलिंग है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आपने अपनी अम्मी के बारे में तस्करा किया कि वो उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उनको कहें कि वो नमाज के बाद 111 मतलब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो। अल्लाह ताला उन्हें बिल्कुल सेहतयाब करेगा। तीसरा आपके भाई का मसला है कि उसके पैसे लोग नहीं दे रहे, तो उनको कहें कि वो 33 मरतबा नमाज पर पढ़ें ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कुरान पाक में अल्लाह ने वाज़े फरमाया है कि ये हर गम दूर करने वाली आयत है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और चौथी बात आपने कही कि मैं माजूर हूँ और मेरे हड्डियों का मसला है, तो आप या खाफिदो या खाफिदो या खाफिदो 70 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पे दम करके जहाँ जहाँ आपकी माजूरी है हाथों को फेरें, अल्लाह चाहेगा तो इस माजूरी को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे पास कोई टोटल 1.5 मिनट है और मुझे एक सवाल भी शामिल करना है और मैं कुछ दुआया जुमलों के साथ जो है इजाज़त भी चाहता हूँ। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने लाहौर से मैं कॉल किया, उन्होंने कहा उनकी वालदा हैं सकीना बीबी और इनको लगता है कि इनके घर में कोई आसिफ वगैरह का कुछ इस तरह का मामला है कि घर में बजरी आती है और कोई खिड़कियाँ दरवाज़े भी बंद होते हैं, तो वो इस्तिखारा करके बताएं। कारोबार में भी काफ़ी हालात ख़राब हैं, कुछ ठीक है, हालात तो ख़राब सबके ही हैं, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन जनाब आला हमने तो इस्तिखारे में देखा कुछ भी नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं है। बजरी वगैरह आती है तो हो सकता है तेज़ हवा की वजह से आ जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और जिन दोस्तों के सवाल आज शामिल नहीं हो सके, कल वो हमें कॉल कर सकेंगे। कल भी 10 से 11 बजे के दौरान हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब हमारा साथ दें। एक दुआ के साथ जो है आपसे हम इजाज़त भी चाहते हैं, बशीर साहब दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हमारे माँ बाप की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अहले वतन की पूरी उम्मत की तमाम बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, नाचाकी,
रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की परेशानी, क़यामत खेज़ बढ़ती हुई महंगाई की परेशानी, लॉकडाउन और कोरोना की परेशानी, हर अलगज़ हर परेशानी हमसे, हमारे अहले वतन से, पूरी उम्मत से दूर फरमा, आमीन, दूर सुम्मा फरमा, आमीन। दूर फरमा। आमीन आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।